Hello students. So now we are going to start Unit 3. Unit 3 is based upon vapor compression refrigerant systems. जो हमने फर्स्ट यूनिट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था. उसमें पूरे सिस्टम में जो सब्सटेंस सर्कुलेट हो रहा था, जो वर्किंग सब्सटेंस हमारा था, वो एयर थी. अब ये जो सेकेंड टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम है. तो इसमें एक सब्सटेंस पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है. जो एयर नहीं होती वो कोई और रेफ्रिजरेंट होता है. उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट. ये रेफ्रिजरेंट बहुत सारे हो सकते हैं. कई रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनको हम इन सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं. जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है. जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है उसका नाम R134A है. जो AC हैं हमारे, विंडो AC, स्प्लिट AC, उनमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है वो R22 होता है. अभी तक R22 सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब कुछ नए रेफ्रिजरेंट्स भी आ गए हैं जैसे R32, R410. ये रेफ्रिजरेंट्स हमारे ACs में यूज़ होते हैं. इन सिस्टम्स का जो बेनिफिट है वो ये है कि जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसमें जब एयर सर्कुलेट होती थी तो उस एयर की फेस चेंज नहीं होती थी. तो जो भी हीट एब्जॉर्ब होती थी या रिजेक्ट होती थी वो सेंसिबल हीट की फॉर्म में होती थी. लेकिन इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जब रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होता है तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो फेस चेंज करता है, जब वो हीट रिजेक्ट करता है तब भी वो फेस चेंज करता है. तो इसमें जो मेजर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. इसलिए ये सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं. इनकी कूलिंग भी ज़्यादा है, इनकी COP की वैल्यू भी ज़्यादा है. तो अगर हम इस सिस्टम को कंपेयर करें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे अगर हम पहले एडवांटेजेस की बात करें तो है कि इट हैज़ स्मॉलर साइज़ फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन. ठीक है, स्मॉलर साइज़ होता है. मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इसमें हीट जो एब्जॉर्ब या रिजेक्ट होती है वो मेजर होती है लेटेंट हीट की फॉर्म में. सेकेंड एडवांटेज इज इट हैज़ लेस रनिंग कॉस्ट. थर्ड इज इट कैन बी एम्प्लॉयड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. फोर्थ इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज हाई. ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है. और एक और इसका बड़ा मेजर एक ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होता है वो लीक हो जाता है. अगर जो हमारी ये सिस्टम है इसमें बहुत सारे पाइप्स वगैरह होते हैं, तो जहाँ भी अगर कहीं पर भी कोई क्रैक है या स्मॉल होल है तो ये इसमें से रेफ्रिजरेंट बड़ी जल्दी लीक हो जाता है. तो लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम्स. ठीक है, तो ये तो इसका कंपैरिजन हो गया एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ. हमारे आसपास जो भी सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है या फिर कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स हैं या ACs हैं, वो सब जो हैं वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम पर बेस्ड हैं. ठीक, तो अब हम इस सिस्टम को समझते हैं कि ये क्या क्या है. इसमें देखिए जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं, ये कंप्रेसर है. कंप्रेसर के बाद यहाँ पर एक इवेपोरेटर है और यहाँ एक एक्सपेंशन वाल्व है लगा हुआ. इसके बाद एक रिसीवर है और फिर ये कंडेंसर है. ठीक है, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं. इसके अलावा बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं वो यही हैं. अब इस सिस्टम में देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है लो प्रेशर वेपर और यहाँ लिखा है हाई प्रेशर वेपर. एक्चुअली ये जो पूरा सिस्टम है वो दो प्रेशर लेवल्स के बीच में वर्क करता है. इसमें से एक लो प्रेशर लेवल होता है, दूसरा हाई प्रेशर होता है. तो हम इस सिस्टम को कह सकते हैं कि ये दो इसमें साइड्स हैं, एक लो प्रेशर साइड है और दूसरी हाई प्रेशर साइड है. जो इसका इवेपोरेटर है, ये जो इवेपोरेटर आप देख रहे हैं, दिस इज एट लो प्रेशर साइड एंड कंडेंसर इज एट हाई प्रेशर साइड. ठीक है, तो ये अगर हम इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दें तो इसमें ये जो है ये लो प्रेशर साइड है और ये हाई प्रेशर साइड है. ठीक है, तो इन प्रेशर्स को चेंज करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, वो एक तो कंप्रेसर करता है. कंप्रेसर इसको कंप्रेस कर देता है रेफ्रिजरेंट को, तो ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है. और एक्सपेंशन वॉल से जब एक्सपेंशन होती है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ जाता है. इस पूरे सिस्टम में जो कूलिंग होती है या रेफ्रिजरेशन हमें जो मिलता है वो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही मिलता है. जो पूरा इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं जो गेम है वो प्रेशर का है. इसमें इसीलिए दो ये प्रेशर गेज भी लगे हैं. एक प्रेशर गेज यहाँ पर है, एक प्रेशर गेज यहाँ है. ठीक है, ये जो प्रेशर गेज है वो हमें लो प्रेशर इंडिकेट करता है और ये हाई प्रेशर इंडिकेट करता है. अब हम इस सिस्टम को पढ़ते हैं कि ये कैसे वर्क करता है.
तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर में जो एंटर होता है वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, और वो वेपर फॉर्म में होता है। यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है, या हम कहें ए सक्शन है कंप्रेसर का, तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट एंटर होता है वो लो प्रेशर वेपर होती है। ये लो प्रेशर वेपर जब इसको कंप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, तो ये हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये कंप्रेसर के बाद हमारे पास हाई प्रेशर वेपर है। ये वेपर जब कंडेंसर से पास होती है तो कंडेंसर हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर वर्क करता है। यानी इसमें जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और इसमें इससे हीट रिजेक्ट होती है, ठीक है, इससे हीट रिजेक्ट हो जाती है, ठीक। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हीट रिजेक्ट होती है इसमें मेजर पोर्शन जो है लेटेंट हीट का होता है। तो जो वेपर हमारे पास थी वो लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो, सॉरी हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिखा हुआ हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है, मेजर इसमें लिक्विड ही होता है, ठीक। तो ये हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो कंडेंसर है ये कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो हाई प्रेशर वेपर है ये रिसीवर में कलेक्ट हो जाती है। रिसीवर जो है वो एक तरह से एक रिजर्वायर है जो रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लेता है और फिर आगे उसकी कंटिन्यूस सप्लाई करता है। किधर सप्लाई करेगा? इस डायरेक्शन में सप्लाई करेगा। तो ये हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो आगे सप्लाई होता है। जब ये एक्सपेंशन वॉल्व से पास होता है तो इसकी एक्सपेंशन हो जाती है, और एक्सपेंशन होने के बाद ये लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर इवेपोरेटर में एंटर करता है। यहाँ पर हमारा ये इवेपोरेटर है। ये क्या है? ये एक्चुअली ये पूरा एक इंसुलेटेड चैम्बर है जो कि एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। जब ये लो प्रेशर वेपर इसके अंदर जाती है, सॉरी लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर इसके अंदर जाता है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तो सपोज क्यू एब्जॉर्ब या क्यू सप्लाइड है, और यहाँ पर जो हीट रिजेक्ट हुई थी उसको हम कह सकते हैं इट इज़ क्यू आर, क्यू हीट रिजेक्टेड है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये जो लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर है जब ये इवेपोरेटर में जाता है तो हीट एब्जॉर्ब करके अब क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इवेपोरेटर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है तो इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो ये लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर हीट एब्जॉर्ब करके लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लो प्रेशर वेपर जब इस कंप्रेसर में जाएगी तो यहाँ पर फिर कंप्रेशन होगी, तो ये हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें इसकी वर्किंग क्लियर होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो इवेपोरेटर है वो लो प्रेशर साइड पर है और कंडेंसर हाई प्रेशर साइड पर है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है। अब हम इसको समझेंगे। इसमें हम दो डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं मेनली, एक TS डायग्राम और दूसरा PH डायग्राम। तो उस पर हम इसकी वर्किंग को समझेंगे कि ये कैसे हम इस वर्किंग को शो कर सकते हैं।